प्रश्न पत्र में पाकिस्तान यदि आ जाए तो बच्चों कैसी फीलिंग होती है? एकदम झक्कास। समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर में पाकिस्तान को लेकर हमें बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ती हैं। आज हम इसी पाकिस्तान, अपने पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर तरह तरह के प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अब तक का सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये जो प्रश्न है, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न क्या है? दिखाई दे रहा है। कितने नंबर का है? इस बार मैंने ये भी दिखाया हुआ है कितने नंबर का है ये प्रश्न है 4 अंकों का। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है। मैंने तो 5 तरीके बताए हैं, इसके अलावा भी अन्य तरीकों से सीबीएसई आपसे पूछ सकती है। तो कहने का मतलब है किसी भी तरीके से पूछे, बस एक शब्द आप विशेष तरीके से ध्यान रखना, लोकतंत्र। पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं बन सका है? कहीं भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में देखो तो पाकिस्तान को लेकर लोकतंत्र की चर्चा हुई है। इस प्रकार के प्रश्न में इसमें भी लोकतंत्र की बात हुई है, इसमें भी पाकिस्तान के लोकतंत्र की बात हुई है। अब देखो आगे देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों नहीं हो सकी हैं? पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थिर क्यों नहीं रही है? तो पहला शब्द क्या है? लोकतंत्र। तो दूसरी बात क्या है? पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं है? स्थायी क्यों नहीं है? तो एक वर्ड लोकतंत्र समझना है, दूसरा समझना है स्थायी, तीसरा समझना है स्थायी के बदले में पूछ देगा लोकतंत्र असफल क्यों है? असफल क्यों है? कुल मिला के इन्हीं 2-3 शब्दों से मिलकर एक वो प्रश्न की रचना करेगा और आप लोग उसमें घबरा जाओगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 3 प्रश्नों के माध्यम से, इन्हीं 3 शब्दों के माध्यम से वो अलग अलग तरह की प्रश्नों की रचना करेगा और आपको डराएगा। डर जाओ बच्चों, पता नहीं आप कहोगे सिलेबस से बाहर आ गया या बुक से बाहर आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए इस प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम जानेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं है। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ के समाज में पहला कारण क्या है? पाकिस्तान के समाज में सेना, धर्मगुरु, जमींदारों आदि का दबदबा है। 3 लोगों का बड़ा दबदबा है, बड़ा प्रेशर है, बड़ा डोमिनेट रहता है वहाँ की सोसाइटी पर, वहाँ की मिलिट्री का, सेना का, धर्मगुरुओं का, जमींदारों का जो दबदबा है। चलो कोई बात नहीं, हर समाज में किसी न किसी का दबदबा रहता ही है, लेकिन ये वहाँ के लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये तीनों जो हैं ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं। ये चाहते हैं कि वहाँ पर सेना की तानाशाही बनी रहे। पहला कारण ये है। दूसरा है भारत के साथ जो पाकिस्तान की जो शत्रुता है ना, इसकी वजह से वहाँ पर सेना और अधिक शक्तिशाली बन गई है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कल को कोई शत्रुता ही ना है तो क्या सेना की जरूरत पड़ेगी? नहीं। आज हम आर्मी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमने हमने दुश्मन ऐसे देखे हैं, इंडिया, चाइना जैसे दुश्मन। इसकी वजह से हमें आर्मी पर गर्व होता है कि इन्होंने इन ये हमारे दुश्मन हैं, इनको इनके सामने मजबूती से आर्मी खड़ी हुई है। लेकिन कल को चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मतभेद ही नहीं होगा तो सेना की वो जो हम कहते हैं जिस तरीके से हमारे देश में छवि है वो बनी रहेगी? सेना का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी ना। सेना की कोई वैल्यू रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। जब तक विवाद है तभी तक सेना की अस्तित्व की बात आती है। सेना बनाई क्यों गई है? सुरक्षा के लिए बनाई गई ना। तो ये बात यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर भी है। भारत के साथ जो पाकिस्तान की शत्रुता है ना, तो ऑब्वियस बात है सेना ही तो बचाएगी ना। पाकिस्तान की सेना बचाएगी, किसको बचाएगी? पाकिस्तान को बचाएगी। इसलिए वहाँ पर सेना को और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है। थर्ड पॉइंट, सेना समर्थित लोकतंत्र विरोधी समूह, ऐसे 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 समूह हैं वहाँ पर जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं और सेना के समर्थन में हैं। हमेशा इस बात का प्रचार करते हैं, किस बात का प्रचार करते हैं? कि लोकतंत्र में खोट है। पाकिस्तान के लोकतंत्र में, हमारे इंडिया के नहीं, अमेरिका के नहीं, पाकिस्तान के लोकतंत्र में खोट है। वहाँ के राजनीतिक दलों में खोट है और लोकतंत्र व राजनीतिक दलों में स्वार्थ है। उनकी स्वार्थी मानसिकता पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, ऐसा वो लोग कहते हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं वो लोग क्या कहते हैं? कि लोकतंत्र में खोट है, राजनीतिक दलों में खोट है, इसलिए ये पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ये बातें पाकिस्तान में सैनिक शासन को लंबे समय तक बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। तो पहला पॉइंट किसको लेकर था? सेना, धर्मगुरु, जमींदारों आदि को लेकर था। दूसरा पॉइंट पाकिस्तान, इंडिया के साथ जो शत्रुता है उसको लेकर। तीसरा पॉइंट लोकतंत्र विरोधी समूहों का प्रचार करना कि लोकतंत्र और राजनीतिक दल में खोट है। फोर्थ पॉइंट देखिए, पाकिस्तान ने लोकतंत्र के लिए
वास्तविक समर्थन के अभाव में सैनिक प्रभुत्व को मजबूत किया है। जी हाँ, वहाँ पर ज़्यादा समर्थन लोकतंत्र को नहीं है, इसलिए वहाँ पर सेना ज़्यादा मजबूत हुई है। अमेरिका भी कम नहीं है, अमेरिका ने भी पाकिस्तान में सेना की तानाशाही को समर्थन किया है। न केवल अमेरिका बल्कि जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने भी वहाँ पर सैनिक तानाशाही को समर्थन किया है। तो फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हो अमेरिका वाला पॉइंट ज़्यादा है इसमें। उनकी यह मान्यता है कि, क्या मान्यता है बच्चों, पाकिस्तान में सैनिक शासन दक्षिण एशिया तथा पश्चिम एशिया में उनके हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। हमें ये जानना जरूरी है कि अमेरिका क्यों चाहता है कि पाकिस्तान में सेना तानाशाही रहे, क्योंकि वो चाहता है कि दक्षिण एशिया में उसके हित संरक्षित रह सकें। उसको लगता है कि यदि दक्षिण एशिया में हितों को बचाना है, पश्चिम एशिया में हितों को बचाना है, तो लोकतांत्रिक सरकार नहीं, एक सैनिक शासन होना जरूरी है। सैनिक शासन ही उनके हितों की रक्षा कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट में। इनका विश्वास है कि वैश्विक इस्लामी आतंकवाद के खतरे से पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना द्वारा ही निपटा जा सकता है। इनको लगता है डर, किनको लगता है डर, अमेरिका जैसे देशों को, पश्चिमी जो देश हैं उनको डर लगता है कि जिस तरीके से आज इस्लामी आतंकवाद फैल रहा है, उसका खतरा है, उससे निपटने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में सेना का शासन बना रहे। उनकी इस समर्थन का आधार यह भी है कि कहीं परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ न लग जाएं। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, उनको डर है कि कहीं ये हथियार आतंकवादियों के पास आ गए तो सबसे पहले वो कहाँ फोड़ेंगे इसको, उन्हीं के सर पर, पश्चिमी देशों पर, अमेरिका पर ही पहले वो हाथ चलाएंगे। तो इसलिए वो चाहता है कि वहाँ पर सेना का शासन बना रहे। ये इस तरीके से मैंने 6 पॉइंट में दिखाया, हालांकि आप इसको फोर्थ पॉइंट में भी दिखा सकते हो, 4 पॉइंट में दिखा सकते हो, लेकिन मैंने छोटे छोटे पॉइंट में इनको दर्शाने की कोशिश की है ताकि आपको याद हो सके। पहले पॉइंट में क्या था बच्चों, सेना धर्मगुरु जमींदारों के दबदबे को लेकर पहला पॉइंट था। दूसरा था भारत के साथ जो शत्रुता है उसको लेकर। तीसरा पॉइंट जो है लोकतंत्र में खोट है, राजनीतिक दलों में खोट है। फोर्थ पॉइंट में अमेरिका की बात हुई है और इसी अमेरिका वाली बात को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफाई किया गया है कि क्यों अमेरिका सैनिक तानाशाही को वहाँ पर समर्थन करता है, पश्चिम एशिया के देश क्यों वहाँ पर सैनिक तानाशाही को समर्थन करते हैं। उसके 2-3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला है इस्लामी आतंकवाद और दूसरा है वहाँ के परमाणु हथियार। परमाणु किसके परमाणु हथियार, पाकिस्तान के परमाणु हथियार। ये 2 वजह है जिसकी वजह से अमेरिका और पश्चिमी देश वहाँ पर सैनिक तानाशाही को क्या करते हैं, बचाते हैं, समर्थन करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको समझनी होगी कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का समर्थन भी होता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में लोग लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते हैं। उसके 2 कारक हैं, इसके 2 कारक हैं। और आगे वहाँ पर स्थायी लोकतांत्रिक ढांचा बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कभी परमानेंट डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है, लेकिन इसके लिए 2 कारक हैं। क्या कारक हैं जिसकी वजह से हो सकती है? पहला कारक, पाकिस्तान का जो प्रेस है, वहाँ की जो न्यूज है, एक्चुअली न्यूज की हम बात करें, प्रेस की हम बात करें, न्यूज़पेपर से हो, न्यूज़ चैनल से हो, उनकी हम बात करें, वो काफ़ी स्वतंत्र हैं और दुस्साहसी हैं। मतलब ऐसा है, सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं जी। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि इमरान खान को जेल में ले जाया गया, गलत तरीके से उनके घर से उनको उठाया गया, हिंसा की गई, तो उसको दिखाया गया, प्रेस के द्वारा दिखाया गया, उस पर चर्चा भी हुई, डिबेट भी हुई। ये अच्छी बात है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो फिर ये सब चीज़ों पर बहस भी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर ऐसा है। जो सैनिक शासन के विरोध में तथा लोकतंत्र के समर्थन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करता है, निर्वाह करता है। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान में एक सक्रिय मानवाधिकार आंदोलन भी है। जी हाँ, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन वहाँ यदि हो रहा है तो कुछ लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं। कौन करता है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन? सैनिक शासन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर कर उसकी आलोचना करता है और वहाँ पर लोकतंत्र का समर्थन करता है। तो 2 चीज़ें पाकिस्तान में पॉजिटिव वाली हैं, वो है एक तो वहाँ का प्रेस और दूसरा है मानवाधिकार आंदोलन। और ये 2 वजह से वहाँ पर स्थायी लोकतांत्रिक ढांचा का मार्ग जो होता है वो क्या होता है, प्रशस्त होता है। यानी कि हो सकता है वहाँ पर स्थायी लोकतांत्रिक ढांचा बना रहे। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का आंसर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में सैनिक शासन में लोकतंत्र की बहाली होती रही, बदलती रही, वहाँ स्थायी लोकतंत्र बहाल न होने के मुख्य कारण क्या हैं? सर ये तो अभी आप बता चुके ना कि लोकतंत्र क्यों नहीं हो पाया।
अरे बच्चों यहाँ ध्यान दो। हमें ये प्रोसेस बतानी है कि किस तरीके से वहाँ पर सैनिक शासन बार बार रहा है, किस तरीके से बतानी है। देखो पाकिस्तान में जब पहला संविधान बना उसके साथ ही क्या हुआ, जनरल अयूब खान ने वहाँ पर शासन चलाया। जनरल अयूब खान ने वहाँ पर क्या चलाया, शासन चलाया जनरल अयूब खान ने। और फिर क्या किया, नाम जिसके जनरल हो तो समझ लेना वो जनरल है तो सेना का है। किसका है, सेना का है। पाकिस्तान में दरअसल जनरल अयूब खान ने सबसे पहले यहाँ पर शासन संभाला जब से संविधान बना पहली बार। फिर उसने क्या किया, अपने आप को निर्वाचित करवा दिया, यानी कि इलेक्शन करवा दिया, और इलेक्शन में अपने आप को जीत घोषित करवा दिया। अब कह दिया कि मैं जीत गया भाई साहब। फिर उसके बाद जनरल याहिया खान ने वहाँ पर सैनिक शासन चलाया। जिसके नाम के आगे जनरल है तो समझ लीजिए वो सेना का व्यक्ति है। इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है। तो जनरल अयूब खान के बाद कौन आया, जनरल याहिया खान आया। फिर उसके बाद बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात 1971 से लेकर 1977 तक वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार रही, एक निर्वाचित सरकार रही। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के आगे जनरल तो नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये निर्वाचित सरकार थी। बांग्लादेश के निर्माण की बात हो रही है। 1977 में ज़िया उल हक ने शासन किया, ज़िया उल हक ने शासन किया। और फिर 1988 में दोबारा बेनज़ीर भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार रही। बेनज़ीर भुट्टो 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 याद है, भुट्टो परिवार का बड़ा महत्व है जी पाकिस्तान में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर उसके बाद उनकी पत्नी बेनज़ीर भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार रही। बेनज़ीर भुट्टो के नाम के आगे भी जनरल नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये कैसी सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी। ज़िया उल हक की बात हो रही है यहाँ पर। फिर आगे ज़िया उल हक क्या था, इसके नाम के आगे जनरल है इसके नाम के आगे, यहाँ लिखा नहीं है, तो ये भी सैनिक शासन वाला था। आगे देखिए अगला क्या है। इसके पश्चात पाकिस्तान की राजनीति जो है वो दो बड़ी पार्टियों के बीच घूमती रही है। वो है एक तो पीपुल्स पार्टी और दूसरी मुस्लिम लीग के आसपास घूमती रही है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी, इस तरीके से पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच घूमती रही है। बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो हम जनरल इलेक्शन में बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो राज्यों की चुनाव होते हैं उसमें, राज्यों के चुनाव में तो अन्य पार्टियों भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। देखिए जो नेशनल हमें जनरल इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव जब होता है, लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो उसमें तो हमारे देश में भी कांग्रेस बीजेपी की टक्कर रहती थी पहले। अब तो फिलहाल बीजेपी है। आगे क्या है, 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा सेना को शासन दिया। जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा दिया, मतलब नवाज शरीफ को हटा दिया। किसने हटाया, जनरल मुशर्रफ ने। आप फीलिंग को समझ लीजिए कि जनरल मुशर्रफ ने, जो कि सेना का था मुखिया, उसने नवाज शरीफ को हटा दिया। नवाज शरीफ चुनी हुई सरकार का मुखिया था, प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, उसको हटा दिया और स्वयं को वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया और निर्वाचित भी करा दिया। निर्वाचित मतलब पहले उसको हटाया, राष्ट्रपति बना और बना दिया, इलेक्शन करवा के अपने को राष्ट्रपति बना दिया जी। ये लोग ऐसे ही करते थे, हटाते थे, तख्ता पलट करवा देते, फिर इलेक्शन करवा देते थे, अपने को लीगल करवा देते। इलेक्शन क्यों करवा देते, ताकि अपना जो तरीका है उसको लीगल किया जा सके, लीगल किया जा सके इंटरनेशनल लेवल में, फिर उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। सेवंथ पॉइंट में देखो, पाकिस्तान में सेना का शासन अधिक रहा है। जी हाँ, आपको दिख रहा है, बार बार आ रहा है। जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, फिर जनरल जिया उल हक, फिर जनरल मुशर्रफ, इनका शासन अधिक रहा है। हालांकि सैनिक शासकों ने स्वयं को निर्वाचित करने के लिए तथा लोकतांत्रिक शासन दिखाने के लिए क्या करवाए थे, चुनाव भी करवाए हैं। अथवा पाकिस्तान सैनिक शासन और लोकतंत्र के उत्तर चुनाव में ही उलझा रहता है। बार बार ये उत्तर चुनाव नहीं, उतार चढ़ाव में, उतार चढ़ाव यहाँ पर है, उतार चढ़ाव में, याद रखना, उतार चढ़ाव। पाकिस्तान में बार बार कभी सैनिक शासन आता है, कभी लोकतंत्र आता है, इसी में उलझा रहता है। और एक इस तरीके से एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर नहीं बन पाती है। परंतु यह भी सत्य है कि वहाँ लोकतंत्र को महत्व दिया जाता है। वहाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थायी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर लोकतंत्र को महत्व नहीं दिया जाता है, दिया जाता है। तभी तो वहाँ पर कुछ न कुछ तो लोकतांत्रिक सरकार रहती है ना, नहीं तो पूरे ही वहाँ पर सैनिक तानाशाही रहती। तो लेकिन इतना जरूर जानना है कि ज़्यादातर वहाँ पर सेना का शासन रहा है। तो कुछ कुछ लोगों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए, जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जिया उल हक, जनरल मुशर्रफ, और बाकी जो चुनी हुई सरकार के मुखिया थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ। बड़े आगे की ओर। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या क्या आरोप लगाए हैं, भारत ने आरोप लगाए, पाकिस्तान पर आरोप लगाए, देखते हैं क्या।
पाकिस्तान मौका मिलते ही, पहला आरोप है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान मौका मिलते ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जी हाँ, उसको मौका मिला, जैसे अभी मोदी की सरकार है, उसको पता है भाई साहब मोदी है तो कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई कमज़ोर सरकार आ जाए, लो जी युद्ध की घोषणा कर देगा। अभी मोदी की सरकार है तो छिप कर वार करता है, आतंकवादियों के द्वारा करवाता है। लेकिन अगर कोई कमज़ोर सरकार आ गई तो लो भाई वो कारगिल जैसा वार कर देगा। सीमा पर गोलाबारी करता है, सीमा पर क्या करता है, गोलाबारी करता है। एक आरोप यह भी है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार भी देता है, उनको ट्रेनिंग भी देता है, उनको पैसा भी देता है, धन। भारत पर आतंकवादी हमला करने वालों को सुरक्षा भी देता है। फोर्थ पॉइंट, 1985 से लेकर 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार भी पाकिस्तान ने दिए हैं, गोले बारूद भी दिए हैं। इस बात का भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। खालिस्तान समर्थन हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। पंजाब में खालिस्तान की मांग उठती रही है, वहाँ के कुछ कुछ छोटे मोटे कुछ समूह के द्वारा। वह पाकिस्तान उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पर भारत ये आरोप लगाता है कि वो बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है, इलाका है, चाहे उसमें हम असम को शामिल करें, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, उसमें वो भारत विरोधी अभियानों में शामिल होने का आरोप भारत उस पर लगाता है, पाकिस्तान पर। अगला देखिए, सीमा का उल्लंघन। जी हाँ, पाकिस्तान कई बार सीमा का उल्लंघन कर चुका है। तथा मिथ्या आरोप, कई बार पाकिस्तान इंडिया पर खुद एक गलत आरोप लगाता है, उस पर भी भारत क्या है, उस पर आरोप लगाता है, भाई तुम गलत क्यों लगाते हो। जैसे मान लीजिए हमने गोली पाकिस्तान ने चलाई बॉर्डर पर, तो वो कहेगा इंडिया ने चलाई। भाई ऐसा नहीं था, हमने नहीं चलाई, शुरुआत आपके वहाँ से होती है। भारत ये आरोप लगाता है। तो बच्चों इसमें तो कुछ भी नहीं है, केवल समझना था। मेरे ख्याल से आप इसका आंसर लिख लोगे। और पाकिस्तान की बात हो रही तो वैसे भी बस हमें पॉइंट से देखने हैं, किस तरीके से पॉइंट से हमें लिखना है। बढ़े आगे की ओर। भारत व पाकिस्तान में सिंधु जल विवाद कब समाप्त हुआ था। दोनों देशों के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर एक विवाद है, सिंधु नदी के जल को लेकर। 1960 में सिंधु नदी के प्रयोग को लेकर ये विवाद हुआ था, और उसी साल विश्व बैंक ने बीच में मध्यस्थता करी और भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल को लेकर एक जल के बंटवारे को लेकर एक संधि हुई। उस पर दोनों देशों ने क्या किया, हस्ताक्षर किए। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तब से लेकर 1960 से लेकर युद्ध कई बार हो चुके हैं। 65 में हो चुका है, 71 में हो चुका है, कारगिल वॉर हो चुका है, लेकिन फिर भी यह समझौता बना हुआ है, सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता। हालांकि जल के प्रयोग को लेकर आज भी विवाद उठते रहते हैं, ये उठने लिखा है, उठते रहते हैं। कई बार पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि उसने पानी रोक दिया है वगैरह वगैरह। इसकी व्याख्या को लेकर भी संशय है, मतलब जो समझौते में जो बातें हैं उसको लेकर इंटरप्रिटेशन जो है, मतलब जो है वो अलग अलग निकाला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने से दोनों में अब युद्ध करने की आशंका कम हो गई है। अपने विचार प्रकट करने हैं आपको। जब से पाकिस्तान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं और इंडिया ने भी, तो ऐसा इस बात की आशंका लगी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के पास अब परमाणु बम आ चुके हैं। सीधे अगर शॉर्ट में बोलूँ तो, और परमाणु बम आने से दोनों को पता चल चुका है यदि युद्ध होगा तो बम दोनों के ऊपर फटेगा और दोनों का विनाश हो जाएगा। तो क्या होगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूब के ले जाएंगे वाला सवाल हुआ। तो आइए बढ़ते हैं पॉइंट में। भारत तथा पाकिस्तान में अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत की राजनीति में पाकिस्तान का हस्तक्षेप तथा कश्मीर जैसे मसले, जिसमें पाकिस्तान पर कश्मीर में उग्रवादियों को हथियार देना, धन देना, प्रशिक्षण देना, इस बात का भारत क्या लगाता है, उस पर आरोप लगाता है। अभी हमने पढ़ा था आरोप क्या लगाता है भारत, तो धन को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के उग्रवादियों को धन देता है, प्रशिक्षण देता है और उनको हथियार देता है। दूसरा, सिखों के खालिस्तान समर्थकों को भी, अभी हमने पढ़ा था, खालिस्तान जो समर्थक लोग हैं उनको पाकिस्तान हथियार देता है, भारत इस बात का आरोप लगाता है। एक और बात जो आपको समझनी है, कच्छ का रण जो है गुजरात वाले इलाके में पड़ता है, वहाँ सरक्रीक की सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसको लेकर भी मतभेद है। मतभेद ये है कि ये इलाका काफ़ी समुद्री संसाधन से भरा पड़ा है, पाकिस्तान इस पर अपना कब्जा करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हैं मतभेद, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस वजह से बार बार युद्ध होते रहते हैं दोनों देशों के बीच में।
और इस तरीके से दक्षिण एशिया को एक अशांत क्षेत्र बनाते हैं ये। 1971 में भारत की विजय हुई पाकिस्तान के खिलाफ। तो कारगिल युद्ध हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, ये सब चीज़ों को लेकर मतभेद होते रहे। ओके, और जब जब हुए हैं तब तक इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है। 1971 में भारत की विजय से पाकिस्तान में युद्ध की स्थितियां बनती रहती है। कारगिल युद्ध हो या सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हो, हथियारों की होड़ लगी रहती है। और नहीं है, ये होड़ है, ठीक है बच्चों, होड़ है। हमेशा पाकिस्तान कोशिश करते रहता है कि हथियार उसके पास आए और इंडिया को सबक सिखाएं, हमेशा वो सबक सिखाने के पीछे लगे रहता है। पाकिस्तान को हमने 1971 में हराया, फिर भी उसने कारगिल युद्ध किया, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की उसने कोशिश करी। मानता ही नहीं है भाई, मानता ही नहीं है, कितनी बार पीट के चले जाता है। 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु हथियार हासिल किए हैं, मिसाइलें हासिल कर लिए हैं। 1998 में भारत ने पोखरण में और उसी साल पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण करे। ये एक नंबर का प्रश्न भी बनता है बच्चों कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया, चगाई पहाड़ी पर, इंडिया ने कहाँ किया, पोखरण में। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। अथवा दोनों देशों के मध्य, अब यहाँ से उस पॉइंट का इजीली क्वेश्चन शुरू होता है, इजीली आंसर। वैसे तो आंसर तो यही है, ये जो अब जो बातें शुरू हो रही ना, ये इसका आंसर है। देखो यहाँ से आंसर खत्म हो शुरू हो गया ये, लेकिन हमने सिर्फ बैकग्राउंड में गए पहले, क्या है स्थिति, अब देखते हैं क्या है टॉपिक। अतः दोनों देशों के मध्य अब युद्ध छिड़ने की आशंका कम होगी। यही तो प्रश्न पूछा गया था कि परमाणु हथियार हासिल होने से अब युद्ध की आशंका कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, अब बता रहा है। अब दोनों देशों को युद्ध की स्थिति में परमाणु क्षमता होने के कारण परमाणु युद्ध का खतरा है। अब दोनों देशों को इस बात का खतरा है कि यदि युद्ध हो गया तो परमाणु युद्ध होगा। अब दोनों का विनाश का क्या है, दोनों को अपने विनाश का क्या है, डर है, भय है। अतः दोनों देश एक सैन्य संबंध में बंध चुके हैं और उनके मध्य अब युद्ध छिड़ने की आशंका क्या हो गई है, कम हो गई है। ओके, तो ये एक वजह है जिसकी वजह से अब युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। दोनों सेनाओं का सक्षम होना, दोनों सेना अच्छी ताकतवर हैं और दोनों को युद्ध के भयावह रूप का परिणाम पता है। दोनों को पता है एक बार युद्ध हो गया तो भाई साहब बहुत विनाश होगा, जिसे देखते हुए युद्ध टालने की सोच की ओर बढ़ावा देते हैं। इससे अपरोध को बल मिलता है। अपरोध का मतलब क्या होता है, युद्ध की आशंका को रोकना। और युद्ध की आशंका को रोकने के लिए आप तरह तरह के उपाय करते हो। उनमें से एक उपाय यही है कि शक्ति संतुलन को बनाए रखना, युद्ध टालने की सोच की ओर बढ़ावा मिलता है। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से बच्चों आंसर लिखते हैं। आंसर तो आप एक लाइन में दे सकते हो उसका, लेकिन डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको फिर इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखनी पड़ेंगी, उसके बैकग्राउंड में जाकर और तथ्यों को दिखाकर आपका आंसर बनेगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। पाकिस्तान व भारत के मध्य झगड़ों के चलते शांति स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। अब भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े होते रहते हैं, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए क्या कोई प्रयास हुए हैं? हाँ हाँ, प्रयास हुए हैं। तो बताओ ना, प्रश्न पूछा गया है तो पढ़ ले। बैकग्राउंड में जाते हैं कि किस तरीके से ये हम बताएंगे झगड़े क्या हैं। देखो प्रश्न के 2 हिस्से हैं। तुम कहोगे सर सीधे ये पूछा गया कि प्रयास पूछा गया, सीधे प्रयास बताओ ना, सीधे प्रयास बताओ कौन कौन से प्रयास हुए। नहीं, प्रश्न का एक और हिस्सा है, पाकिस्तान और भारत के मध्य झगड़ों के चलते, तो झगड़ों के बारे में भी बताना है। देखिए मतभेद, यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप लिए कई मतभेद झगड़ों के रूप में कभी समाप्त न होने वाले प्रतीत होते हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे मतभेद है ना जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। कश्मीर का प्रश्न हो, आतंकवाद का युद्ध हो, सीमा विवाद हो, पाकिस्तान का भारत के कश्मीरी उग्रवादी चाहे खालिस्तान समर्थकों को हथियार देने का आरोप हो, पाकिस्तान भी भारत पर आरोप लगाता है कि वो पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके पर और बलूचिस्तान वाले इलाके पर विद्रोह को भड़काता है। पाकिस्तान भी भारत पर आरोप लगाता है कि वो पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान पर क्या कर रहा है, विद्रोह को भड़का रहा है। आजकल न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है ना सिंध और बलूचिस्तान। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ विलय हो जाए। या कच्छ के रण का सरक्रीक सीमा रेखा विवाद। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में ऐसे मतभेद हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी शांति के प्रयास हुए हैं। तो अब हमें प्रश्न जो एक्चुअली में पूछा गया है वो बताना है, उसका आंसर। दोनों देश एक दूसरे को संशय से देखते हैं, इसके बावजूद दोनों देश तनाव दूर करने और शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत हमेशा रहते हैं।
पहला पॉइंट। 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद से दोनों देशों में संघर्षों और विवादों के चलते सहयोग बना हुआ है। संघर्ष हुए हैं, विवाद हुए हैं, लेकिन फिर भी सहयोग बना हुआ है। दोनों देशों में समस्याएं हल करने के लिए अनेक विवाद भी चल रहे हैं। समस्याएं हल करने के लिए तो विवाद नहीं है, ये बातचीत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बातचीत की बात हो रही है। दोनों देशों के महत्वपूर्ण लोग, बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मित्रता स्थापित करने के लिए दोनों देशों में आते जाते रहते हैं। आप देखते होंगे, यदि आप क्रिकेट देखते हो तो आप देखते होंगे शोएब अख्तर यहाँ आते रहता है। और भी खिलाड़ी, वसीम अकरम वगैरह है, और हमारी तरफ से भी इंडिया में वहाँ लोग जाते रहते हैं। तो दोनों देशों के नेता सम्मेलनों में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ये जो बातें लिखी है ना, ये आज के समय की नहीं, पहले की बात है। मोदी के आने से पहले, मोदी सरकार के आने से पहले की बात है। खासकर उड़ी अटैक से पहले की ये बातें हो रही है। तब तक तो ऐसे ही होता था। उड़ी अटैक के बाद अब रिश्ते बड़े खराब हो गए हैं। अब ऐसा नहीं होता, जैसा मैंने 4th पॉइंट में लिखा है। दोनों देशों के बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का एक दूसरे देशों में आना जाना है। ये बात भी अब पुरानी हो गई है। कहीं आना जाना नहीं है। एक दूसरे के देशों में कोई नहीं आता। ना हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, ना वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं, नहीं आते। फिलहाल रिश्ते बंद पड़े हैं इस क्षेत्र में। क्योंकि भारत सरकार का साफ कहना है कि पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, पहले जो सीमा पार आतंकवाद है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री या उस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और उनकी यह यात्रा, वो लाहौर गए थे, संबंधों के सुधार के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसी समय लाहौर बस सेवा भी शुरू हुई थी 99 में। समझौता एक्सप्रेस रेल सेवा भी शुरू हुई थी, रेल सेवा। और इससे ये बता रहा है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में शांति के लिए प्रयास हुए हैं। आज वीज़ा मिलना भी जो है उतना अब कठिन नहीं रहा पाकिस्तान को लेकर। ये बातें सब पुरानी हो चुकी है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते, ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। इतना कुछ लिखने के बाद आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर अगर पुरानी हो गई तो लिखना पड़ेगा। हाँ लिखो, लेकिन लास्ट में बता दो, इस लाइन के नीचे बता दो, इस लाइन के नीचे कि 8th लाइन के नीचे, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध उतने बेहतर नहीं हैं। और फिलहाल भारत के बड़े नेताओं के बीच, खासकर प्रधानमंत्री के बीच किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है, आना जाना नहीं है। ओके, और ये भी दिखा सकते हो उड़ी अटैक के बाद की बात हो रही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए हैं? समझौतों की बात हो रही है। वही लगभग उसी टाइप का यहाँ पर पॉइंट्स आ गया। पहले आपने बता दी, इस वाले अंतर्गत आपने बता दिए कि जो विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो यहाँ पर आपने बता दिए। पढ़े एक बार। और फिर लास्ट में आपने बता दिया समझौते। तो मैं सीधे यहाँ ही चले जाता हूँ, समझौते कौन कौन से में। अच्छा है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनने वाले चांसेस हैं। 1960 में विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल संधि पर समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ? 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता आप सभी को शायद बच्चों पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में एक वॉर हुई थी, 1971 में वॉर हुई थी, और उससे पहले 1948 में वॉर हुई थी, और उसकी लास्ट में देखें तो 1999 में एक वॉर हो चुकी है, कारगिल वॉर। तो इस तरीके से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है अभी तक देखें तो 4 हम युद्ध देख चुके हैं। और जो 1965 का वॉर था, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था 66 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर 1971 वॉर के बाद अगले साल 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इंदिरा गांधी उसमें भारत की प्रधानमंत्री थी और उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। अगला है 1999 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा से कहाँ गए थे? लाहौर गए थे, और इससे आवागमन का समझौता हुआ था। आपको पता है कि समझौता एक्सप्रेस शुरू हुई थी, तो शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए थे। तो ये हाल ही में किए गए समझौते हैं। इसके बाद कोई बड़ा समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में फ़िलहाल अभी तक नहीं हुआ है। तो ये हमारे पाकिस्तान को लेकर बातें हुई। तमाम सारे प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो बच्चों, यदि किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा। उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हम वीडियो लाएंगे। हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रश्न पूछोगे तो हमें भी पता चलेगा और निरंतर सुधार होता रहेगा। क्योंकि ये भी एक नया माध्यम है पढ़ाने का, जिसमें पता तो नहीं चल पाता कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं। तब तक जब तक आपकी वीडियो उतनी लोकप्रिय नहीं हो जाती या लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती जिनको ज़रूरत है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद बच्चों।